Good morning, students. I am विनोद कुमार सिंह, your SST teacher. कल हमने आपको क्लास 10 हिस्ट्री का चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के विषय में वॉल्यूम 1 में पढ़ाया था, जिसमें चैप्टर का इंट्रोडक्शन और पार्ट 1 को हमने डिक्टेट किया था। आज हम चैप्टर 1 के पार्ट 2 मेकिंग द नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर को डिस्कशन करेंगे। पर इसके पहले मैं आपसे कुछ बातचीत करना चाहूँगा। आप लोग 10 में क्लास 10 में नए अभी आए हैं, इसलिए कुछ प्रारूप, पैटर्न, क्वेश्चन इसके विषय में भी बात करेंगे। देखो बच्चों, पिछले 3-4 वर्षों से ये देखा जा रहा है कि बोर्ड के क्वेश्चन प्राय ऐसे होते हैं जो थिंकिंग बेस होता है, यानी बुक से हूबहू चैप्टर का हूबहू क्वेश्चन टैली नहीं करता। चैप्टर को बढ़िया से समझना है और सोचना है, और सोचकर अपनी लैंग्वेज में उसको डिक्टेट कर देना है। क्वेश्चन 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा 20 मार्क्स का, जिसमें आपको MCQ, फिल इन द ब्लैंक्स, मैचिंग और ट्रू फॉल्स, ये चारों कैटेगरी के 5-5 मार्क्स के होंगे। दूसरा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होता है जो 1 मार्क्स का होता है। इसके आंसर 1 वर्ड से लेके 30 वर्ड के बीच में देना है। तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन है वो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, ये 3 मार्क्स के होते हैं। इसका आंसर 60 वर्ड्स में देने हैं। और लास्ट क्वेश्चन जो चौथा क्वेश्चन होता है वो लॉन्ग क्वेश्चन होता है, डिटेल क्वेश्चन लिखा रहता है, ये 5 मार्क्स के होते हैं। पर क्वेश्चन का आंसर 100 और 120 वर्ड्स में होने चाहिए। अब हम चैप्टर 2 के विषय में चलते हैं। कल हमने देखा किस प्रकार यूरोप में नेशनलिज्म के विषय में प्रचार प्रसार हुआ, जिसमें फ्रांस ने सबसे अग्रणी भूमिका निभाई, और एक आर्टिस्ट और फिलोसफर फ्रेडरिक सोरू ने किस तरह अपने इमेजिन को, कल्पना को साकार एक मैगजीन के पेज पर किया, जो पूरे यूरोप और अमेरिका में एक मैसेज के रूप में गया। और इस मैसेज को लोगों ने एक्सेप्ट किया और उन्होंने अपनी यूनिटी का परिचय भी दिया। इसे स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहा गया, यानी स्वतंत्रता की देवी कहा गया। इसके आगे हम चलते हैं, मेकिंग द नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप को राष्ट्रीयकरण के लिए किस प्रकार तैयार किया गया। यूरोप को नेशनलिज्म के लिए तैयार करने में जो सबसे पहले भूमिका हुआ, उसमें बहुत सारे ऐसे डिस्कशन आएंगे जो हम आपको अभी बताएंगे। कुछ कठिन वर्ड आएंगे, उसके विषय में भी बताएंगे। तो ऐसे डिस्कशन जो सिस्टम के विषय में बताता है कि नेशनलिज्म को इजी होने में, सरल रूप से होने में किस प्रकार सहयोग किया। सबसे पहला आता है कि उस टाइम में नेशन स्टेट बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। नेशन स्टेट वैसे स्टेट को कहा गया जहां डेमोक्रेटिक रूल्स हो, जनता को उसकी अधिकार हो, पीपुल को उसके अधिकार हो, राइट्स हो, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, ये सभी राइट्स हो, और अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्टेड करने में उन्हें वोट का, यानी सफरेज का अधिकार हो। इसे कहा गया नेशन स्टेट। उस समय नेशन स्टेट में ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड और फ्रांस, ये 3 आते थे जो नेशन स्टेट कहलाते थे। इस नेशन स्टेट में को भिन्न भिन्न भागों में डिवाइड कर दिया गया था, बांट दिया गया था। जैसे जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड, इन तीनों को डिवाइड करने के बाद बहुत सारे किंगडम बनाए गए, जैसे ईस्टर्न में, सेंट्रल में और मध्य भाग में, साउथर्न में, वेस्टर्न में, इस तरह से बांटा गया। इस तरह से बांटने का एक ही कारण था कि उस समय यूरोप के समाज में 2 वर्गों का उदय हुआ था।
एक था एरिस्टोक्रेसी और दूसरा था कंजर्वेटिव। एरिस्टोक्रेसी का मतलब हुआ कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग मतलब संभ्रांत अमीर वर्ग। पूरे यूरोप महादेश में कुलीन वर्ग यानी एरिस्टोक्रेसी की संख्या बहुत कम थी, लेकिन वो वहाँ के सबसे ज़्यादा अमीर धनी व्यक्ति कहलाते थे। और कंजर्वेटिव वर्ग थे जिसे रूढ़िवादी कहा गया। कुछ ऐसे विचारक थे, कुछ ऐसे विचार के चिंतन के लोग थे जो पुरानी रीति रिवाजों और परंपराओं को पकड़ के रखा था और उसी परंपराओं के अनुसार, रीति रिवाजों के अनुसार वर्तमान समाज और राष्ट्र को बदलना चाहता था। यानी वो ओल्ड रिजिमीज मोनार्की शासन के सपोर्टर थे। इन्हीं दोनों के बीच में ये संघर्ष शुरू हुआ, लेकिन ये दोनों नेशनलिज्म के रास्ते में बहुत बड़े बाधक थे। इसी में आता है कि इसके जो बहुत सारे डाइवर्सिटी थे, जैसे लैंग्वेज था, सभी जगह का एक ही भाषा का प्रयोग नहीं होता था, अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग लैंग्वेज थे और उनके अलग अलग कल्चर थे, अलग अलग कॉस्ट्यूम थे। तो इस तरह से डाइवर्सिटी थी और इन डाइवर्सिटी के कारण कहीं कहीं कंजर्वेटिव बहुत ज़्यादा पावरफुल था, तो कहीं पर कुलीन वर्ग एरिस्टोक्रेसी ज़्यादा पावरफुल था। इस तरह से चलता गया। उस समय जो सबसे प्रचलित साम्राज्य था, एम्पायर था, उसको कहा गया हाब्सबर्ग एम्पायर। हाब्सबर्ग एम्पायर उसे कहा गया व्हिच एम्पायर रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया, हंगरी, अल्पाइन रीजन एंड स्टूडेंटवर्ग आर नॉन एज हाब्सबर्ग एम्पायर। इसके साथ साथ बोहेमिया भी शामिल था। बोहेमिया को मिलाकर इसको इंक्लूड किया गया था। बोहेमिया में डिफरेंट लैंग्वेज भाषा भाषी के लोग थे, वो सारे उनका स्पोकन लैंग्वेज अलग अलग था। एरिस्टोक्रेसी कुलीन वर्ग के लोग थे और जर्मन स्पीकर थे, वो लोग कुछ जर्मन भाषा बोलते थे। कुछ ऐसे थे लोम्बार्डी और वेनेशिया का, ये दोनों वेनेशिया और लोम्बार्डी के लोग इटालियन लैंग्वेज बोलते थे। उसी तरह आधा हंगरी, हाफ हंगरी को मैगियार भाषा बोलते थे और आधा हंगरी के लोग बहुत सारे वैरायटी ऑफ डायलॉग्स में थे, यानी भिन्न भिन्न प्रकार के क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग करते थे। दिस डाइवर्सिटी ग्रुप्ड टुगेदर, ये अंतर जो है लोगों को एक होने में, ग्रुप्ड होने में मदद किया और लोग एक एक भाषा भाषी के लोग आपस में यूनाइट होते चले गए, ग्रुप में ढलते चले गए और यही जो है एलिजेंस कहलाए, यानी निष्ठापूर्वक जो है ये एम्पायर को बनने में मदद की। नेक्स्ट इसका पैराग्राफ आता है एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लासेस। एरिस्टोक्रेसी मीन्स कुलीन वर्ग और न्यू क्लासेस मिडिल क्लासेस नया मध्यम वर्ग का उदय कैसे हुआ। अभी हमने स्टूडेंट्स आपको बताए कि एरिस्टोक्रेसी का मतलब कुलीन वर्ग यानी संभ्रांत और अमीर वर्ग के लोग, जो उस समय पूरे यूरोप महादेश में उनकी संख्या बहुत कम थी, लेकिन समाज में सबसे ज़्यादा धनी और अमीर वर्ग के लोग थे। ये अपने इनके आपस में बहुत तालमेल थी, संख्या कम थी लेकिन आपस में एक दूसरे से बहुत कनेक्टेड थे, यूनिटी में रहते थे। गांव में, बाजार में, लिबरल एरियाज में ये भूमि के पति होते थे, यानी भूमि के मालिक होते थे और शहरी एरिया में बड़े बड़े बिल्डिंग और मकान के ये ओनर हुआ करते थे, कुलीन वर्ग के लोग यानी एरिस्टोक्रेसी। द एरिस्टोक्रेसी वाज द डोमिनेंट, बहुत प्रभावशाली थे, क्लास एंड द यूरोपियन कॉन्टिनेंट्स। दे वर यूनाइटेड बाय द कॉमन विल और लाइफ, जैसे दे वर ऑनेड लैंड, यानी वो भूमि के पति होते थे, एंड मैनी हाउसेस इन द टाउन्स। वो फ्रेंच भाषा बोलते थे, शादी विवाह या फिर राजकीय काम काज में वो फ्रेंच भाषा का ही ज़्यादा प्रयोग करते थे। दे स्पोक फ्रेंच एंड लैंग्वेज एंड पर्पस ऑफ डिप्लोमेसी, राजनीतिक कार्य में वो फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे। वहाँ का मेजॉरिटी पीपुल जो था वो पीसेंट वर्ग के लोग थे, यानी किसान थे। किसान वहाँ दो प्रकार के थे,
एक वैसे पेशेंट थे जिनके पास अपनी थोड़ी भूमि थी और अपनी छोटी भूमि पर वो खेती कार्य करता था, कल्टीवेटेड करता था। और एक दूसरा वर्ग था जिनके पास अपना भूमि नहीं था, लैंडलेस थे। वो जमींदारों की भूमि को कल्टीवेटेड करते थे और बदले में वो जमींदार की जमीन पर मुफ्त में अपना बेगार यानी अपना लेबरिंग मजदूरी करता था। मजदूरी के रूप में उसे कुछ भी रिटर्न नहीं मिलता था। उसे कहा गया सर्फ, भूदास कहा गया। उसी तरह इसके आगे हम देखते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वाज पीसेंट एंड कल्टिवेटेड लैंड बाय टेनेंट। टेनेंट मीन्स हुआ किराएदार। कुछ ऐसे भी किसान थे जो किराया पर लेकर कुछ दिनों के एग्रीमेंट पर किराया पर कुछ जमींदारों से लेते थे और फिक्स समय के लिए उस पर खेती करते थे। जब वो समय पूरा होता था तो या तो जमींदार वापस जमीन ले लेता था या फिर आगे के समय बढ़ा देता था और फिर आगे समय के लिए किराया दे दिया जाता था। ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप हैड लैंड होल्डर। पूर्वी और मध्य यूरोप में लैंड होल्डर पाए जाते थे, यानी जमींदार पाए जाते थे। इनके पास बहुत ज़्यादा जमीनें होती थी। ये जो है अपने ज़मीन को कल्टीवेटेड सर्फ के माध्यम से करवाते थे। सर्फ का मतलब हुआ भूदास, यानी ये वैसे किसानों को अपनी ज़मीन जोतने देते थे, बदले में उस ज़मीन के बदले में किराया नहीं लेते थे। वो किसान जमींदारों की ज़मीन पर भी अपना श्रम करता था, मजदूरी करता था। मुफ्त में कोई बेगार या कोई मजदूरी उसे नहीं दिया जाता था। उसे सर्फ कहा गया, यानी भूदास कहा गया। वेस्टर्न पार्ट ऑफ सेंट्रल यूरोप, वेस्टर्न पार्ट में यानी पश्चिमी भाग में, मध्य पश्चिम भाग यूरोप का जो था वो इंडस्ट्रियलाइजेशन में ग्रोथ किया, यानी वहाँ पर औद्योगिक विकास ज़्यादा किया, प्रोडक्शन वहाँ ज़्यादा हुआ, नए नए शहर बने, ट्रेड व्यवसाय बढ़ा, मार्केट बना। इस प्रकार वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत इंग्लैंड से हुई थी, लेकिन यूरोप में जाके ये अपना ज़्यादा पैर पसारना शुरू कर दिया था। इस इंडस्ट्रियलाइजेशन के बर्थ के साथ ही समाज में दो वर्ग का उदय हुआ, एक लेबर्स का, मजदूर वर्ग का, और दूसरा मिडिल क्लासेस का, मध्य वर्ग का। ये दो वर्ग के नया उदय हुआ जो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण शुरू हुआ। इन लेट 19th सेंचुरी एजुकेशनल लिबरल, जो पढ़े लिखे उदारवादी विचारधारा के लोग थे, ये कहलाए एजुकेशनल मिडिल क्लासेस कहलाए, और इन्होंने नेशनलिज्म के लिए अपना यूनिटी का आइडिया दिया, नेशनल यूनिटी का आइडिया दिया लोगों को कि जब तक राष्ट्रीय एकता नहीं होगी तब तक हमें राष्ट्रीयकरण यानी हम अपना राइट्स नहीं ले पाएंगे। इसके बाद आता है व्हाट इज लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे, यानी क्या जरूरत थी। अगर देखा जाए तो यूरोप वेर क्लोजली कनेक्टेड टू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। यूरोप उस समय बहुत नज़दीक से कनेक्टेड थे, जुड़ा हुआ था। वो क्या था? आइडियोलॉजी था उदारवादी का, लिबरलिज्म का, यानी उदारवादी नीति के द्वारा वो बंधे हुए थे। दे स्टूड फॉर फ्रीडम ऑफ द इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। कानून की नज़र में उनमें समानता थी, सभी एक समान थे। समाज में किसी प्रकार का डाइवर्सिटी नहीं था, न तो कास्ट के आधार पर समान का डिवाइड हुआ था और न ही अमीरी गरीबी के आधार पर हुआ था। कानून के नज़र में सब एक समान थे। इन फ्रांस रेवोल्यूशन लिबरलिज्म हैड स्टूड फॉर इन अरिस्टोक्रेसी। जब फ्रांस की क्रांति हुई थी तो लिबरलिज्म जो है ऑटोक्रेसी को यानी निरंकुश शासन को बिल्कुल अंत कर दिया था, यानी लुई 16 को खत्म कर दिया था और वहाँ पर डेमोक्रेटिक रूल्स की स्थापना कर दी गई थी। लेकिन बाद में क्लेरेशियल प्रिविलेज, वहाँ के पादरी वर्ग, क्लेरेशियल प्रिविलेज का मतलब पादरी वर्ग यानी चर्च के पुजारी जो होते थे, इनका दबदबा ज़्यादा बढ़ा और इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन और रिप्रेजेंटेटिव में भी, पार्लियामेंट में भी अपना दबदबा बरकरार रखा, यानी अपना प्रभुत्व बराबर रखा।
इक्वलिटी बिफोर लॉ वॉज नॉट नेसेसरी फॉर यूनिवर्सल सफरेज। यूनिवर्सल सफरेज में यानी मताधिकार में, वोट देने के अधिकार में इक्वलिटी का कोई जरूरत नहीं था कि समाज में बराबर लोगों को रहेगा तभी वो वोट का अधिकार उन्हें मिलेगा, ऐसा नहीं था। वोट देने का अधिकार केवल पुरुष वर्ग के लोगों को था और वैसे पुरुष वर्ग के लोगों का था जिनके पास अपनी जमीन थी, लैंड ऑनेड था, लैंड ऑनेड वेल, और वो सिंबलाइज था फर्स्ट पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट भी था फ्रांस का, पहला वो राजनीतिक प्रयोग भी कर रहा था। इस तरह से केवल वैसे मैन को राइट दिया गया, वैसे पुरुष वर्ग को राइट दिया गया जो लैंड ऑनर थे यानी भूमि के मालिक थे। वोमेन्स को यह अधिकार दिया ही नहीं गया था। द नेपोलियन आल्सो सपोर्टेड टू देयर एंड कोड एट द सिविल कोड। नेपोलियन ने भी इसको सपोर्ट किया था। अपना सिविल कोड जो नेपोलियन कोड नेपोलियन ने जारी किया था उसमें भी उसने लैंड ऑनर लोगों को ही प्रधानता दिया था। बर्थ को, सिटीजनशिप को उसने नकार दिया था नेपोलियन ने, और वैसे व्यक्ति को महत्व दिया जिसके नाम से जमीन थी या जो सरकार को टैक्स देता था, केवल उन्हीं को वो सफरेज का राइट दिया था। देयर आर सो दिस डिस्क्रिमिनेशन ऑर्गेनाइज्ड अपोजिशन मूवमेंट ऑफ क्लियरिंग देयर डिमांड इक्वल पॉलिटिकल राइट। इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन विभाजनवादी था, यह समाज में पॉलिटिकल राइट्स को लाने में यानी राजनीतिक अधिकार को लाने में बाधा थी, क्योंकि समाज में सभी वर्गों को उसके समान अधिकार नहीं मिल पा रहे थे। अब थर्ड पार्ट में चलते हैं कि उस समय फ्रांस का या यूरोप का इकोनॉमिक सिचुएशन कैसा था। द इकोनॉमिक सिचुएशन लिबरलाइजेशन स्टूड फॉर द freedom of market and the obligation of state restriction। उस समय जो इकोनॉमिक सिचुएशन फ्रांस का था, यूरोप का था, वो सभी एक समान नहीं था। हर फ्रांस के हर कंट्रीज में मापने का जो मापने का था, किसी वस्तु को तौलने का पैमाना था वो अलग अलग था। मेजरिंग अलग अलग सिंबलाइज था, सभी जगह के करेंसी अलग अलग थे और एक ही व्यापार में एक ही वस्तु को ले जाने में उसे 10-10 जगह 11 जगह पर टैक्स देने पड़ते थे। साथ ही किसी कंट्री में अगर उसका वेट 10 केजी हुआ तो दूसरे कंट्री में 9.5 केजी होता था, तो तीसरे कंट्री में जाके वही 11 केजी होता था। यानी सभी का तौलने का, वेटिंग का जो मेजर था वो इक्वल नहीं था। इस कारण इकोनॉमिक कंडीशन वहाँ का सही नहीं था और ज़्यादातर लोग जो है इसके खिलाफ थे। दे स्टिल देयर गोल्स ऑफ लॉम्बार्ड एंड न्यूमबर्ग ऑफ डिफरेंट रेट्स एंड मेजर। ये लोग दूसरे जगहों पर ट्रेड करने में हिचकते थे क्योंकि सभी जगह के मेजरिंग पैमाना अलग अलग था। द न्यू कमर्शियल क्लासेस डिमांडेड टू इकोनॉमिक एक्सचेंज एंड ग्रोथ। जो नया कमर्शियल क्लासेस समाज में उभर कर आया, इन्होंने मांग रखा कि पूरे यूरोप के मेजरिंग एक समान हो और सभी जगह जो टैक्सेस लिए जाते हैं उसमें समानता हो, एक करेंसी हो, एक्सचेंज के माध्यम एक हो और उसके मेजरिंग भी एक समान हो। द कस्टम्स यूनाइटेड फॉर्म ऑफ 1834 एट प्रूसिया and gain the most of the German state। इस तरह से कमर्शियल यूनिटी बना, एक यूनियन बना और उस यूनियन के माध्यम से इसको डिमांड रखा गया 1834 में पर्सिया में। वी मस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट्स दिस यूनियन ऑबिलाइज, ये यूनियन जो है ऑबिलाइज किया यानी व्यापार को नियंत्रित किया एंड ट्रैफिक बैरियर और शुल्क अवरोध को भी नियंत्रित किया कि सभी जगह पर एक ढंग के शुल्क लगे, कहीं ज़्यादा कहीं कम ऐसा न लगे, उस पर भी उसने नियंत्रण रखा। एंड रेड्यूस, और शुल्क को बढ़ाने पर भी उसने रोक रखा। साथ ही एक्सचेंज के एक करेंसी को लागू किया गया, रेलवे के नेटवर्क को बढ़ाया गया, जाल बिछाया गया। इससे जो है गतिशीलता आई, नेशनल में गतिशीलता आई और नेशनलिस्ट सेटलमेंट के ग्रोथ में बहुत ज़्यादा गति आ गया। तीसरा पैराग्राफ है
ए न्यू कंजर्वेटिव ऑफर 1815। न्यू कंजर्वेटिव मतलब नए रूढ़िवादी जो 1815 ईस्वी के बाद उभर कर सामने आए। ये नए रूढ़िवादी कौन थे? ये नए रूढ़िवादी यूरोप के उस वर्ग के लोग थे जो नेपोलियन के बाद हुआ था। यानी नेपोलियन ने पूरे फ्रांस में और यूरोप में डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन को खत्म कर दिया था और वहां पर फिर से उसने मोनार्की रूल्स लागू कर दिया था। जब 1815 में वाटरलू के वार में ये डिफीटेड हुआ, नेपोलियन डिफीटेड हुआ और उसे गद्दी से उतारा गया, वो मारा गया, तो उसके जो सब चिंतक थे, उसकी विचारधाराओं में विश्वास रखने वाले जो लोग थे, उन्होंने न्यू कंजर्वेटिव वर्ग का उदय किया और वो न्यू कंजर्वेटिव वर्ग नेपोलियन के सोच पर ही चलता था। ऐसे लोगों का ये सोचना था कि कोई भी नेशन पावरफुल तभी हो सकता है जब सारा पावर किसी एक व्यक्ति के हाथ में, और तभी कोई राष्ट्र ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। इस तरह से ये मोनार्की रूल्स की वकालत करते थे, चर्च की वकालत करते थे। वैसे सोसाइटी, प्रॉपर्टी, फैमिली, परिवार, इन सब की वकालत करते थे जो मोनार्की रूल्स यानी कंजर्वेटिव रूल्स के आधार पर बना हुआ था। द कॉम्बाइंड जब 1815 में वाटरलू में वार हुआ, नेपोलियन और यूरोपियन पावर उस समय 3 कंट्रीज को कहा गया था। यूरोपियन पावर में आता था ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, रसिया एंड प्रूसिया। ब्रिटेन, रसिया एंड प्रूसिया, ये 3 कंट्री आते थे यूरोपियन पावर में। उस समय यूरोप के सबसे शक्तिशाली यही 3 देश था। तो ये ब्रिटेन, रसिया और प्रूसिया और ऑस्ट्रिया, ये 4 देश के संयुक्त सेना और नेपोलियन की सेना के बीच वाटरलू के मैदान में 1815 में भयंकर वार हुआ था, जिसमें नेपोलियन मारा गया, डिफीटेड हुआ, पराजित हुआ। और इस प्रकार जब पराजित हुआ तो इन 4 राष्ट्रों में पूरे यूरोप को बांटने की होड़ मच गई कि कौन यूरोप का कौन सा भाग को कौन लेगा। इस बांटने की प्रक्रिया को, डिवाइडेड करने की प्रक्रिया के लिए इन लोगों ने वियना में एक समझौता किया जिसे कहा गया ट्रीएटी ऑफ वियना, वियना की संधि। वियना में ये 4 राष्ट्राध्यक्ष मिले और इन्होंने पूरे यूरोप को अपने अपने क्षेत्र को, अपने अपने सीमा क्षेत्र वाले क्षेत्रों को अपनी ओर मिलाने का काम किया। इसे ट्रीएटी ऑफ वियना या वियना कांग्रेस के भी कहा जाता है। इस ट्रीएटी ऑफ वियना के अंतर्गत, इस वियना की समझौता के अंतर्गत ट्रीएटी सेटअप किया गया और बाउंड्री खींच दिया गया फ्रांस के बीच में। फ्रांस को नीदरलैंड का एरिया दिया गया और बेल्जियम को दिया गया, बेल्जियम को नॉर्थ ईस्ट का एरिया दिया गया, जेनेवा में जोड़ दिया गया पिडमेंट को, एंड साउथ पर्सिया को कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट दे दिया गया और वेस्टर्न पार्ट जो था वो पूर्ण रूप से ऑस्ट्रिया को दिया गया। इस प्रकार ऑस्ट्रिया के कुछ भाग को इटली से जोड़ दिया गया। इस प्रकार ट्रीएटी ऑफ वियना क्रिएट ए न्यू कंजर्वेटिव। इस प्रकार ये वियना की संधि यानी वियना की समझौता जो था, ये एक नए कंजर्वेटिव, एक नए रूढ़िवादी विचारधारा को जन्म दे दिया यूरोप में। The liberal continents criticized the new conservative orders, and one of the major issues taken up was freedom of the press. इस प्रकार इस कंजर्वेटिव के कारण पूरे यूरोप में रूढ़िवादी विचारधारा तो लागू नहीं हो पाई, लेकिन इससे एक क्विक परिणाम जो सामने आया वो ये हुआ कि वहाँ के प्रेस को स्वतंत्रता मिल गई। प्रेस को लिखने की जो बाध्यता थी वो स्वतंत्र हो गया और प्रेस अब किसी के खिलाफ, किसी के विषय में कुछ भी लिखने को बिल्कुल फ्री हो गया। लास्ट पॉइंट है द रिवॉल्यूशनरी। रिवॉल्यूशनरी का मतलब हुआ क्रांतिकारी। जब यूरोप में न्यू कंजर्वेटिव वर्ग ज़्यादा पावरफुल होता चला गया
तो जो लिबरल वर्ग के लोग थे, उदारवादी विचारधारा के लोग थे, ये सब धीरे धीरे अंडरग्राउंड होते चले गए, छिपते चले गए, और इन्होंने छिप करके एक सेक्रेट ग्रुप बनाया, एक गुप्त समूह बनाया, और गुप्त समूह बनाकर उसमें युवकों को भर्ती करके उसे ट्रेंड किया जाने लगा, आंदोलन के लिए, रिवोल्यूशन के लिए उसे ट्रेंड किया जाने लगा। इसमें बहुत सारे स्टेट्स के लोग, जैसे ऑस्ट्रिया, फ्रांस, जेनेवा के सारे लोग इसमें सम्मिलित होना शुरू हो गए और उन्हें सेक्रेट रूप से ट्रेंड किया जाने लगा। इसी क्रम में एक जो उस समय के बहुत बड़े योद्धा भी थे, उनका नाम था जेसिपी मैजनी। जेसिपी मैजनी वाज बोर्न इन जेनेवा। इनका जन्म जेनेवा में हुआ था 1807 में, 1807 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। बिफोर ए मेंबर ऑफ सेक्रेट सोसाइटी ऑफ द कार्बोनेट, इन्होंने 18 वर्ष की उम्र में ही ये गुप्त समूह सेक्रेट ग्रुप के मेंबर बन गए, और मेंबर बनने के बाद इन्होंने 2 नए सेक्रेट ग्रुप को जन्म दिया, बनाया, एस्टेब्लिश भी किया। एक था यंग इटली। यंग इटली को उन्होंने मार्साइल्स में संचित किया था, और दूसरा था यंग यूरोप, जिसको बर्न नामक शहर में उन्हें एस्टेब्लिश किया था। होल मेंबर वेर फ्रॉम पोलैंड। उसके जो मेंबर थे वो पोलैंड, फ्रांस, इटली एंड जर्मन स्टेट से आते थे, और वहाँ के लोग इसके मेंबर बनते थे और मैजनी से सेक्रेट ट्रेनिंग लेते थे रिवोल्यूशन का। इस तरह एक नया विजन चल पड़ा पूरे यूरोप में। धीरे धीरे समाज में ये लिबरलवादी जो था, लिबरलिज्म जो था, ऐसे सेक्रेट ग्रुप के माध्यम से समाज को बदलने का प्रयास शुरू कर दिया, और धीरे धीरे ये नेशनलिज्म की ओर अग्रसर होते चले गए। ये था आपका वॉल्यूम 2 चैप्टर 1 का पार्ट 2। और स्टूडेंट्स, इस पर कुछ इनसाइड क्वेश्चन भी हमने ये कर दिया है, इसको भी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, और जो नहीं समझ में आएगा कमेंट करेंगे, तो फिर हम उस पर उसके विषय में बताएंगे। और ये सारा इनसाइड क्वेश्चन अपने से लिखने का आप लोग प्रयास करेंगे। सारा थिंकिंग बेस है, इसका आंसर आपको कहीं नहीं मिलेगा, हिंट्स किताब से लेना है और उसको लिखने का प्रयास भी करना है। ये जो इनसाइड क्वेश्चन है ये डिस्क्रिप्शंस में है, वहाँ से आप देख लीजिएगा और उसे बनाने का प्रयास कीजिएगा, लिखने का प्रयास कीजिएगा। अगर किसी का आंसर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो फिर हम उस पर आपको कुछ हिंट्स देंगे ताकि आप उसे लिख पाएंगे। दैट्स ओके।